Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 8, welcome back in week 10. This is your day 1 video for English language lesson, and I'm your teacher Javeria Kamal. Okay, today's topic of discussion is a very important topic, and that is punctuation. Students, after this lesson, you will know that why punctuation is important and how it can change the meaning of a sentence, and plus you will know about the use of punctuation marks and to punctuate the sentences properly. ये सब आप इस लेसन के बाद आप जानेंगे. ओके बेटा, पंक्चुएशन कैसे पंक्चुएट किसी सेंटेंस को कैसे करते हैं इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई पंक्चुएशन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि पंक्चुएट करना अहम क्यों है. पंक्चुएट करने से क्या मुराद है किसी सेंटेंस को. बेटा आप वैसे बुक्स में देखते होगे कि वर्ड्स के अलावा अल्फाज के अलावा आपको मुख्तलिफ निशानात नज़र आते हैं. कहीं एक जुमले के अख्ताम पर एक डॉट लगा होता है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं. कहीं जब कोई सवाल पूछा जा रहा होता है तो सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ठीक है, इस तरह और भी डिफरेंट किस्म के मार्क्स हैं जो आप देखते आए हो और उनके इस्तेमालात के बारे में जानते भी हो. लेकिन अगर लिखे हुए जुमले में वो पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं, जो निशानात हैं, वो इस्तेमाल ना हुए हों तो पढ़ने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता है. उसको हमारी जो हमारा लिखा हुआ जुमला है वो सेंस नहीं दे पाता, वो मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाता कि हमने क्या लिखा है. मिसाल के तौर पे मैं ये एक जुमला आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ओके, ये आप सब इसको रीड आउट करें खुद से. आप कर सकते होंगे, इट्स वेरी इजी. लेकिन अगर मैं किसी से कहूँ कि ये जुमला क्या लिखा हुआ है तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ आए, क्योंकि ये जुमला प्रॉपर्ली पंक्चुएट नहीं है इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है. और वो कंफ्यूजन क्या हो सकती है, मैं ये जुमला पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा, आपको समझ आएगा. देखिए, आई हैव लॉस्ट द ऑयल कैन, यू फाइंड इट फॉर मी. ठीक है, मैं जिस तरह ये जुमला पढ़ रही हूँ मैंने इस जुमले को आई हैव लॉस्ट द ऑयल कैन पे ख़त्म कर दिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जुमला कर दिया और फिर मैंने एक ऑर्डर दिया कि यू फाइंड इट फॉर मी, कि आप इसे मेरे लिए ढूंढो. यानी कि मुझसे ऑयल कैन जो है वो गुम हो गया और आप इसे मेरे लिए ढूंढो. लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको इस तरह पढ़ें कि आई हैव लॉस्ट द ऑयल, कैन यू फाइंड इट फॉर मी. यानी कि आप किसी को ये बता रहे हो कि मैं हमसे ऑयल जो है वो गुम हो गया, कि क्या आप ये हमारे लिए फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, पंक्चुएशन ना होने से एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग बन गए. इसमें एक में बताया जा रहा था कि वो ऑयल कैन गुम हो गया, और दूसरा सेंटेंस जो बताया जा रहा था उसमें ये कहा, ऑर्डर पास किया जा रहा था, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था कि आप उसे ढूंढो. और दूसरे में क्या कहा जा रहा था, दूसरे में बताया गया कि ऑयल गुम हो गया, और फिर दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा. ठीक है, तो इस तरह पंक्चुएट प्रॉपरली अगर सेंटेंस हो तो कहने वाला जो कह रहा होता है या लिखने वाले ने जो लिखा होता है वो अगला बंदा इजीली समझ जाता है. लेकिन अगर पंक्चुएट सही तौर से ना हुआ हो सेंटेंस तो उस सेंटेंस का मतलब बाज़ औक़ात बदल जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको नीचे प्रॉपर जो है वो पंक्चुएशन के साथ भी आपको दिखाया कि अगर इसमें पंक्चुएट नहीं हुआ हुआ तो प्रॉपर पंक्चुएशन के बाद कैसे इनके मतलब जो है वो बदल जाते हैं. जैसे यहाँ लिखा, आई हैव लॉस्ट द ऑयल, कैन यू फाइंड इट फॉर मी. और यहाँ पे लिखा कि आई हैव लॉस्ट द ऑयल, कैन यू फाइंड इट फॉर मी. ठीक है, तो देखिए लिखते हुए हम जब बोलते हैं तो तब ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हम नहीं बोलते, क्योंकि उस वक्त हमारा लहजा या हमारा अंदाज, हमारा एक्सेंट, हमारी टोन, वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली सुनने वाले को बता देती हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. या हमारा कहीं पे रुकना या ठहरना उस चीज़ को जाहिर कर देता है कि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, यहाँ से नई बात शुरू हो रही है. तो इसलिए, लेकिन राइटिंग के दौरान जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं होती. ना आपको किसी की आवाज़ आ रही होती है, ना आपको पता चल रहा होता है कि कौन ठहर रहा है या कौन ऑर्डर दे रहा है. तो इस वजह से लिखे हुए में पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं. यूजिंग पंक्चुएशन इफेक्टिवली मीन्स दैट योर रीडर कैन मेक सेंस ऑफ योर राइटिंग. ठीक है, यही वही बात कि आप जब पंक्चुएट प्रॉपरली करते हो तो पढ़ने वाला जो है वो आप
आपके लिखे हुए को सही सेंस में लेता है. इट कैन ऑल्सो हेल्प create a particular effect to give your writing depth. Okay. नाउ पंक्चुएशन. हम जो पंक्चुएशन पढ़ेंगे या आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें शामिल हैं, पंक्चुएशन में हम सबसे पहली चीज़ जो पढ़ेंगे वो है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कि हम कैपिटल लेटर्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. एंड नंबर 2 इज़ फुल स्टॉप और पीरियड. मैंने इनके साथ इनके जो साइंस हैं वो भी लगाया है. आपको पता है फुल स्टॉप या पीरियड जो होता है वो एक डॉट जैसा होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ये क्वेश्चन मार्क है आगे, कॉमा. Then next is mark of exclamation. Next is apostrophe. And the last one is inverted commas या फिर quotation. मैंने ये जो ये 7 चीज़ें हैं ये आपके पंक्चुएशन के सिलेबस में शामिल हैं. इंशाल्लाह अभी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे हर मार्क के बारे में कि कौन सा मार्क किस मौके पर और किस तरह से इस्तेमाल होता है. नंबर 1 जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर. ठीक है, आपने देखा है कि हम कैपिटल लेटर कब इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने आपको कैपिटल लेटर के यूज़ के बारे में बताया हुआ है कि यू शुड ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. नंबर 1, we use a capital letter when we are writing the names of people, places and words relating to them. यानी कि कोई specific people, places या words जो होते हैं जब हम वो लिखते हैं तो हम उनका first letter जो है या उसे हम कैपिटल लिखते हैं. ठीक है, या आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो प्रॉपर नाउन जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे. प्रॉपर नाउन, अब वो प्रॉपर नाउन कोई भी चीज़ हो सकती है, वो डे ऑफ द वीक भी हो सकता है. यानी कि मैं स्पेसिफिकली अगर किसी एक दिन की बात करूं मंडे, तो फिर उसका अगर मैं मंडे का कहीं जिक्र करूंगी तो मैं मंडे का एम जो है वो कैपिटल लिखूंगी. इसी तरह अगर मंथ्स ऑफ द ईयर का मैं जिक्र करूंगी तो मंथ्स तो अगर लिखूंगी तो तब तो नहीं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक मंथ का जिक्र करती हूँ कि या जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज बॉर्न इन जून, तो फिर जून वर्ड जो है मैं उसका जे जो है वो कैपिटल लिखूंगी. इसी तरह मैं तो अगर मैं शहर का नाम ले रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी शहर का नाम ले रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, टोरंटो, ठीक है, या किसी कंट्री का नाम, किसी बुक का नाम, किसी फिल्म का नाम, स्पेसिफिक नेम जो है किसी चीज़ का टाइटल जो है वो हम जब भी लिखेंगे उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. नंबर 2 इज कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस हम नया सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ये आप बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट करो तो किससे करना है आपने, कैपिटल लेटर से. और इसके अलावा अब यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि इन द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उससे पहले जो है वो हम उसको स्टार्ट करते हुए कैपिटल लेटर लिखते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज इन एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस में भी हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मास्टर्स या एब्रीविएशन है MA, तो जब हम MA लिखते हैं तो फिर हम M और A जो है वो कैपिटल लिखते हैं. या हम लिखते हैं कि उसने BA किया हुआ है, तो BA जब हम लिखेंगे तो हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. तो यानी कि जो किसी चीज़ की, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या है या एब्रीविएशन क्या है, PM, तो हम वो उसको हम लेटर्स में नहीं लिखते बल्कि हम उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. इसी तरह अगर हमारा UNO जैसे यूनाइटेड नेशन, UN जो है यूनाइटेड नेशंस, उसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम कभी भी स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फुल स्टॉप और द पीरियड. Full stop or period is used at the end of a sentence or at the end of the short form of a word. ठीक है, जब हम किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो तब हम उसके बाद फुल स्टॉप भी लगाते हैं. ठीक है, आम तौर पे, लेकिन ये लाजमी नहीं है. इसके अलावा जो है वो जो सबसे मेन चीज़ जो है वो हम फुल स्टॉप तब लगाते हैं जब हमारा कोई भी सेंटेंस या कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट या कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है हो रहा होता है, तो तब हम उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चन से क्या मुराद है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ कि वेयर आर यू गोइंग,
तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी इज आस्किंग वेयर आर यू गोइंग, तो फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा, ये इनडायरेक्ट हो गया कि वो पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे इस जुमले के खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि फुल स्टॉप इज प्लेस्ड आफ्टर एन एब्रीविएशन इंक्लूडिंग इन इनिशियल्स एंड टाइटल्स। जो टाइटल्स या इनिशियल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे BSc लिखा हुआ है, इट्स एन एब्रीविएशन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। देख रहे हैं आप कि BSc का जो मैंने आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर में बताया कि हम कैपिटल लेटर का वहाँ यूज करते हैं कि जब हम कोई एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं। तो BSc इज द एब्रीविएशन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। तो हमने बी कैपिटल लिख लिया और साइंस का एस जो है वो कैपिटल लिख दिया। अब जहाँ देखो एब्रीविएशन के दरमियान में फुल डॉट ये इस्तेमाल हो रहा है और ये इसके एंड पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो फुल स्टॉप का यूज क्या है कि इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट और एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड इट इज प्लेस्ड आफ्टर एन एब्रीविएशन, ठीक है। ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस टू शोइंग दैट इट इज अ क्वेश्चन। जब कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते बल्कि क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ पंक्चुएशन, कॉमा, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कि अब यहाँ पे कॉमा जो है वो हम डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ कॉमा यूज करते हैं। देखिए लिखा इट इज यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। यानी कि हम बाजू का जो डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं उनको अलहदा करने के लिए जो है वो कॉमा लगाते हैं। हम बाजू का जुमले में एक ही जुमले में दो तीन जुमले बोल जाते हैं, तो उसमें हर जुमले को अलग करने के लिए फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता बल्कि कॉमा लगा दिया जाता है। वी यूज कॉमा आफ्टर द इंट्रोडक्टरी फ्रेज और क्लॉज। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हेलो, हाउ आर यू, तो हेलो के बाद आमतौर पे हम कॉमा लगा के फिर पूछ लेते हैं कि हाउ आर यू। और फिर लिखा हुआ है टू सेपरेट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स वी यूज इट, ठीक है। अब अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आई बॉट कलर पेन्स पेंसिल्स रबर्स, तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं, तो इन डिफरेंट आइटम्स को मैं एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाऊंगी। आपको एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है कि उज़ैर उसामा एंड मोहम्मद ऑल वेंट टुगेदर। तो उज़ैर और उसामा दो अलग अलग लोग हैं, अगर इसमें कॉमा नहीं लगा होगा तो ये उज़ैर उसामा लगेगा जैसे एक नाम है। तो उज़ैर और उसामा के दरमियान में जो कॉमा है इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि उज़ैर और उसामा अलग लोग हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोहम्मद भी एक तीसरा बॉय है, लेकिन इसके बीच में चूंकि एंड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, सही है। अगर यहाँ पे एंड ना होता तो फिर हम यहाँ पे भी कॉमा लगा सकते थे। ओके एंड लुक एट दिस, आई लाइक बैडमिंटन हॉकी एक्शन मूवीज लूडो एंड प्लेइंग कार्ड्स। जब हमारे पास लिस्ट आ गई मुख्तलिफ चीज़ों की, हमें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने उन्हें क्या किया, एक दूसरे इन सब के बीच में कॉमा लगा दिया, ठीक है। Apostrophe, it is used to show when a letter or a number has been left out, as in I'll, ठीक है। I'll is the short form of I will, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम apostrophe कब यूज करते हैं, जब हम बीच में से कुछ वर्ड्स कम कर देते हैं। जैसे is not वर्ड होता है, तो जब आप उसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं isn't लिखते हैं, तो फिर हम ऊपर apostrophe लगती है। इसी तरह जब किसी चीज़ के बीच में से वर्ड्स जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं तो फिर उनकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है उनके दरमियान हम apostrophe यूज करते हैं। प्लस लिखा हुआ है और दैट इज यूज बिफोर और आफ्टर एस टू शो पोजेशन, ठीक है। अब पोजेशन से मुराद क्या है, ये मतलब उसकी ओनरशिप या उसका रिलेशनशिप जो है किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से शो करने के लिए हम भी apostrophe यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है अहमद स्कूल, अहमद स्कूल का मतलब होगा अहमद का स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स में उन्होंने आपको बताया हुआ भी है कि जैसे दिस इज उजैर्स हाउस, यहाँ पे एस लगने से उजैर जो है वो उसका प्लूरल नहीं बन गया, उजैर ये जो है वो प्लूरल नहीं बना बल्कि ये उसकी पोजेशन को शो कर रहा है कि ये हाउस किसका है, उजैर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब भी अपॉस्ट्रोफी लग के एस लिखा होगा तो इट मीन्स कि ये जो है
उसकी पोजेशन शो कर रहा है। उसके बाद देखो he'll accompany us, इसमें he will है एक्चुअली वर्ड और इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज हुई हुई है, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज हुई हुई है। अच्छा, एक चीज और, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी वर्ड जब पोजेशन हम शो करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अहमद वर्ड था, तो ये तो इसमें तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है एक्चुअली। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ख़त्म ही एस पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जब हम पोजेशन शो करते हैं, जो वर्ड ऑलरेडी एस पे ख़त्म हो रहे हैं, के लिए जब हमने पोजेशन शो करनी होती है तो वो हम एस से पहले नहीं बल्कि एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। और फिर हमें दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके बेटा, ये जो अभी मैंने अपोस्ट्रोफी आपको बताया कि हम पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, उसकी मिसाल के लिए यहाँ पे कुछ जुमले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि लतीफ़ मैसेज इज द मैसेज ऑफ लव। यहाँ लतीफ़ के बाद अपोस्ट्रोफी लग के एस लगा हुआ है, इट मीन्स कि लतीफ़ का मैसेज, ठीक है। लतीफ़ मैसेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि लतीफ़ का मैसेज जो है वो लव का मैसेज है, ठीक है। और आगे देखिए लिखा हुआ है दिस इज द गर्ल्स टॉय, ठीक है। यहाँ पे अब गर्ल के बाद अपोस्ट्रोफी लगी है और एस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो टॉय जो है वो किसका है, गर्ल का है, ठीक है। ये एस जो लगा हुआ है, सॉरी ये अपोस्ट्रोफी जो लगी हुई है, ये इस टॉय की इस गर्ल के साथ रिलेशनशिप को शो कर रही है, उसके पोजीशन को शो कर रही है कि ये टॉय जो है वो लड़की का है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लड़की होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ देख रहे हो आप कि बॉयज बैग्स आर वेरी हैवी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद लगी हुई है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बॉय की, एक बॉय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज्यादा बॉय की बात हो रही है। यहाँ पे भी गर्ल के बाद एस लगा हुआ था, लेकिन अपोस्ट्रोफी कहाँ थी, गर्ल के फौरन बाद, और एस बाद में लगा था। लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम उसका पोजेशन शो करने के लिए हम एस नहीं लगाएंगे बल्कि अपोस्ट्रोफी को एंड में सिर्फ लगा देंगे, प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि ये वर्ड प्लूरल था। इसलिए अपोस्ट्रोफी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सही जगह पे लगाओ, ठीक है। देखिए वरना इसका मायने बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पे गर्ल्स टॉय लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लड़की का टॉय, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी अगर एस के बाद लगी होगी तो फिर वो गर्ल्स जो है वो एज अ प्लूरल लिया जाएगा, फिर होगा कि लड़कियों का खिलौना है वो, ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो मतलब क्या है कि लड़की का खिलौना, लेकिन अगर ये अपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद होगी तो फिर ये प्लूरल बन जाएगा, गर्ल्स बन जाएगा, और फिर इसका मतलब होगा कि लड़कियों का खिलौना। अब जैसे यहाँ पे बॉयज वर्ड लिखा हुआ है, अब इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, बॉयज बैग्स आर वेरी हैवी, यानी कि लड़कों के जो बैग हैं वो बहुत हैवी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ड्स मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि जो वर्ड्स एस पे ऑलरेडी एंड हो रहे हो, यानी कि जो वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल हों या एस पे एंड हो रहे हों, तो उनके लिए जो हम अपोस्ट्रोफी है वो एस के बाद लगाते हैं, और बाकी वर्ड्स जो है उनके लिए अपोस्ट्रोफी या पोजेशन जब हमने शो करनी होती है तो हम अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस ऐड करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मार्क ऑफ पंक्चुएशन या पंक्चुएशन मार्क जो है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, a short line and a dot under it। और ये साइन हम कब इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन, यानी कि जब कोई आपको एक्सक्लेमेशन आपने पढ़ा था कि हम किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन याद है क्या थी चीज़ वो, जो चीज़ें या जो वर्ड्स आपकी सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को प्रेजेंट करते हैं, वो उन्हें हम एक्सक्लेमेशंस कहते हैं। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, यहाँ पे हुर्रा वर्ड जो है इट इज़ शोइंग द हैप्पीनेस, द प्लेजर एंड द एक्साइटमेंट, तो इसलिए इस वर्ड के बाद हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड करना है। यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहीं पे भी ऐसा वर्ड जो कि आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को प्रेजेंट कर रहा होगा, उसके बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हो। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, ठीक है। हम इन्हें इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स दोनों एक ही बात है। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इट इज यूज टू इंडिकेट अ वर्ड और फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और सेड इट, यानी कि ये जब आप किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं तो इट मीन्स कि आपने उसकी कही हुई बात को एज इट इज लिख दिया या एज इट इज बता दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर अहादीस मुबारका जो हैं उसमें हम चूंकि कोई तब्दीली नहीं करते, उनका मफहूम बयान करना एक अलग बात है, लेकिन जब हम हदीस
को लिखते हैं, जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को बिल्कुल हूबहू वैसा ही कॉपी करते हैं, तो फिर हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। इस तरह जैसे कायदे आज़म के अक़वाल हैं, उनको भी जब हम कायदे आज़म के अल्फाज को लिखते हैं, तो फिर हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते हैं। यानी कि उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करते, जिसने जो बात जैसे कही होती है। लाजमी नहीं है कि किसी मशहूर हस्ती के बारे में ऐसा हो। कोई भी शख्स जो बात कहेगा और आप उसे लिखोगे, अगर आप उसको उसी के अल्फाज में लिखोगे, तो फिर आप उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते हैं, और इससे पता चल जाता है कि ये बात एज इट इज़ लिखी गई है। जैसे आप मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि ही सेड आई विल गो टू स्कूल, यानी कि उसने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये बात हमने, ये जो आई विल गो टू स्कूल की कौन कह रहा है, ही, ये वाला बंदा कह रहा है, तो इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आई होप कि इसके बाद आप लोग जो हैं वो अपने जुमलों को प्रॉपरली पंक्चुएट कर पाएंगे। अब आपके जहन में होगा कि हम किन किन तरीकों से जो है, या किन किन वर्ड्स को किस तरह से हमने पंक्चुएट करना होता है। आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू, जिसमें आपका ये होमवर्क जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद होगा। आप उसे अपने पास कॉपीज़ पर नोट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।